हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं बच्चे आप सभी? आई होप पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप सभी की। तो आज हम करेंगे नया टॉपिक जो कि है क्लास 12th का, और नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब तक हम कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल और चार्जेस वाला चैप्टर, कैपेसिटेंस वाले, ये दो चैप्टर कर चुके हैं हम एनसीईआरटी के हिसाब से। आज हम करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें हम ना इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से डेरिवेशंस हैं इसमें, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, ये सारे डिटेल डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। चले बच्चों, नोटबुक निकाल लो, हर चीज को नोट करना। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को बच्चों आई से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट का मतलब क्या होता है? क्लास 10th में आपने पढ़ा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आई का फॉर्मूला होता है Q डिवाइड बाई टी। SI यूनिट होते हैं इसके एम्पेयर। ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए लिखा देखा होगा आपने स्विचेस के ऊपर, 2 एम्पियर 3 एम्पियर। तो ए जो होता है इसमें एम्पियर का सिंबल होता है, और SI यूनिट करंट के क्या होते हैं? एम्पियर। नेक्स्ट इसका ये एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट कैसा है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब यहां पे इसका एक और फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, इसके ना 2-3 फॉर्मूलाज होते हैं। एक होता है इसका नॉर्मल फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q बाई टी। ठीक है, चार्ज दे रखा है और टाइम दे रखा है, आपको क्या करना है? करंट निकालना है। दूसरा इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही बच्चों, आप सही सोच रहे हो। क्वांटाइजेशन Q इज इक्वल टू क्या होता है? Ne। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? Ne डिवाइड बाई टी। एक फॉर्मूला ये होता है बच्चों। ठीक है, साथ साथ नोट करते रहना इसको। हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसका, कौन सा कहां यूज हो जाए कुछ नहीं पता। नोट करो इसको फटाफट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम इसके अंदर एक और फॉर्मूला करेंगे, वो है एवरेज करंट का। ठीक है, एवरेज करंट। एवरेज करंट क्या होता है? I इज इक्वल्स टू डेल्टा Q बाई डेल्टा टी। डेल्टा Q का मतलब चेंज इन चार्ज, मतलब Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, यूज होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, फॉर्मूला नोट करो। फिर एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला होता है ये जो हमारा डेल्टा क्यू है ना, ये बन जाएगा dQ बाई dt। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बताता हूं, दोनों एक ही क्वेश्चन को हम दोनों फॉर्मूलाज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फॉर्मूला नोट कर लो, dQ बाई dt। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और, ये अगर मान लो चार्ज दिया हो, चार्ज गिवन हो, आई फाइंड आउट करो, तो आप डिफरेंशिएशन करोगे। क्वेश्चन कैसा होगा? एग्जांपल ले लेता हूं मैं, पहले इसी का ही ले लेता हूं एक एग्जांपल। जैसे मैंने आपको दिया Q इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर, वेरिएबल चार्ज दे दिया, वेरिएबल चार्ज। तो क्या करोगे? dQ बाई dt कर दोगे। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका डेरिवेटिव कितना हो गया? 4t। आपका आंसर आ गया। ठीक है, डेरिवेटिव t की पावर 2 है, 2t 2 माइनस 1। ठीक है,
ये इसका आंसर आ गया। टाइम की वैल्यू कुछ भी दे रखी हो इसके अंदर डाल देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। कि चार्ज निकालो, इसके अंदर अगर पूछ ले आपसे कि चार्ज निकालो तो करंट देगा आपको, तो क्या करोगे आप, dq इज इक्वल्स टू आई डी टी, इंटीग्रेशन। तो q की वैल्यू क्या हो गई, आई डी टी। एक ये फॉर्मूला नोट करो, ठीक है, फॉर्मूला नोट करो, ये वाला क्या है, चार्ज की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, करंट आपको गिवन रहेगा और वेरिएबल फॉर्म में रहेगा। वेरिएबल मतलब टी की फॉर्म के अंदर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो बच्चों, इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसी एग्जांपल को मैं यहां भी यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। एग्जांपल इसका देखो, मान लो मैंने आपको बोला करंट दे रखा है 2T3, ठीक है। तो मैंने आपको बोला फाइंड आउट चार्ज, फाइंड Q, क्लियर है। अब आपके पास I है, I की वैल्यू यहां पुट कर दो, फॉर्मूला यूज करना सिखा रहा हूं आपको मैं। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2T क्यूब इंटू dt, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, नहीं आता तो वीडियोस दिए हुए हैं प्लेलिस्ट में जाओ, मैथमेटिकल टूल के नाम से है, 2 बार बना रखा है मैंने इसके अंदर, ठीक है। एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग में है और एक बार नॉर्मली बोर्ड पे कर रखा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। d के साथ t है तो t का 2 बाहर आ जाएगा, t की पावर 3 जमा 1 कितना हो गया बच्चों, 2t पावर 4/4, ये आपका चार्ज आ गया। वैल्यूज दी हुई होंगी आपको, ठीक है। जैसे लिमिट्स दे देंगे, 0 से 2 सेकंड तक निकालो, 0 से 5 सेकंड निकालो, कुछ भी दे रखा हो तो लिमिट्स डालोगे, आंसर निकाल लोगे, ठीक है। मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने डेरिवेशंस कवर करने हैं मेन, ठीक है। तो एक बार इसको आप नोट कर लो, I की वैल्यू dq/dt कैसे यूज करते हैं, चार्ज दिया हो तो डिफरेंशिएशन करते हैं, करंट दिया हो तो इंटीग्रेशन करते हैं, ये मैंने करके दिखा दिया, क्लियर है। इसी क्वेश्चन को यहां यूज करके देखते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन है Q इज इक्वल्स टू 2T², मैंने बोला फाइंड आउट करंट, यहां पे मैंने आपको कोई टाइम की वैल्यू नहीं दी। अगर मैं आपको बोलता टाइम की वैल्यू है 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड, एट 2 सेकंड लिखा होगा, t कितना है, एट 2 सेकंड, तो t की वैल्यू 2 पुट कर दोगे, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 एम्पियर। समझ में आ गया, एट 2 सेकंड। यहां पे क्या दे रखा होगा आपको, I फाइंड आउट करो, टाइम की वैल्यू दी हुई है 0 to 2 सेकंड, 0 to 2 सेकंड, 0, 0.1, 0.2, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। तो आपको क्या करना है, 0 से 2 सेकंड के अंदर t1 लोगे 0, t2 लोगे 2। t1 कितना है 0 सेकंड, t2 कितना है 2 सेकंड। तो यहां पे Q2 निकालोगे, पहले Q1 निकालोगे, Q1 की वैल्यू कितने सेकंड पे, t1 सेकंड पे, t की वैल्यू 0 पुट कर दो। मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। Q1 निकालने के लिए t की वैल्यू Q में पुट करो, कितना आ गया, 2 इंटू 0, 0 हो जाएगा। Q2 निकालने के लिए T2 की वैल्यू Q की इक्वेशन में 2 पुट करो, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, कितना हो गया बच्चों, ये 8 हो गया। क्लियर हो गया यहां तक। अब Q2 है, Q1 है, T2 है, T1 है, वैल्यू इसमें डालो, आंसर निकाल लो, ठीक है। क्या आंसर आएगा, I इक्वल्स टू 8 - 0 और टाइम कितना है 2 - 0, 8/2, 4 एम्पियर आ गया। क्वेश्चन क्लियर हुआ कैसे, टाइम दे रखा हो एट 2 सेकंड, एक बार 2 डलेगा, 0 से 2, 1 से 3 सेकंड, 2 से 8 सेकंड, तो ऐसे करोगे इसको। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर बच्चों अगला टॉपिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हेडिंग डाल लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD से रिप्रेजेंट करते हैं, आंसर होता है EE τ/m। सब कुछ बताऊंगा, ये इसका फॉर्मूला है, हमें इसको याद रखना है, MCQ में काम आएगा। सबसे पहले इनके नाम पता होने चाहिए। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। E क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वैल्यू क्या होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम।
ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, और m क्या होता है 9.1 10⁻31, हम इसको बोलते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इसकी टर्म्स के आंसर्स हैं, मतलब इनका नाम है, नाम पता होना चाहिए बच्चों, न्यूमेरिकल करना है तो। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, पहले होती क्या है। ये एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर के अंदर मैंने क्या करा, बैटरी लगा दी, ठीक है, बैटरी लगा दी। अब एक कंडक्टर और लेता हूं, इसमें मैंने बैटरी नहीं लगाई, बैटरी लगा दी, बैटरी नहीं लगाई। जब बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ऐसे नाचते हुए आते हैं, कोलिजन करते हुए आते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई है इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड की सप्लाई है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव एक डेफिनेट डायरेक्शन में आता है, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। समझ में आ गया। जब बैटरी नहीं लगाई तो क्या इलेक्ट्रॉन चलते हैं, आंसर है यस, चलते हैं। इस समय कौन सी वेलोसिटी होती है, थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। जैसे एक बल्ब है, एक बल्ब को आपने वायर से कनेक्ट कर रखा है, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, आंसर है नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हैं, बट वो इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे अपने साथ एनर्जी कैरी करके। तो यहां पे बैटरी लगाने से इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है, पंखा चलता है, ये मोबाइल फोन चल रहा है। समझ में आ गया। तो जब बैटरी लगी हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, और जब बैटरी ना लगी हो तो थर्मल वेलोसिटी होती है। तो टोटल एवरेज कितना होता है थर्मल, याद रखना, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, इसको हम लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू 0 होती है। अभी डेरिवेशन करूंगा तो काम आएगा। एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द एवरेज फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, जब हम इसके ऊपर बैटरी लगा देते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं। क्लियर हो गया, मेरी बात समझ में आ रही है। बैटरी लगाया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नहीं लगाया तो थर्मल वेलोसिटी। ओके, अब ये एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं बच्चों। अब हमें ये आंसर निकालना है, तो ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। क्लियर है, मैं मिटो रहा हूं इसको, अब मैं पूरा डेरिवेशन करूंगा यहां पे, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, v1 प्लस v2 vn डिवाइड बाई n। वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं वेक्टर लगा देता हूं साइन, ठीक है। अब क्लास 11th की इक्वेशन यूज करूंगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1 u1 a, t की जगह टाउ 1 आ जाएगा। टाउ यूज क्यों कर रहा हूं, रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, अब ये एक इलेक्ट्रॉन भागा भागा जा रहा है, उसके सामने एक और इलेक्ट्रॉन है, वो जाके उसको टक्कर मारेगा। जैसे ही टक्कर मारेगा उसका रिलैक्स खत्म हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। तो जब वो टक्कर नहीं मारता उस समय कौन सा टाइम होता है, आराम का टाइम होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। समझ में आ गया, रिलैक्सेशन टाइम। जैसे रिलैक्स में बैठे हैं आप, ठीक है, v2 क्या होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का a टाउ 2 चलता जाएगा, vn un प्लस में a टाउ n। तो यहां पे मैंने एरो लगा दिए। एरो क्यों लगाते हैं बच्चों, बोलो, कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, क्यों करते हैं बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसको पुट करो यहां पे, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, पुट 2 in 1, ठीक है। ये मिटो रहा हूं मैं, ठीक है, दोबारा देख रहा हूं तो बैक कर लेना। ओके, पुट 2 in 1 पुट कर देते हैं। तो जब इसको पुट करोगे, ऊपर से पुट कर देता हूं यहां से, पुट 2 in 1, इसको इसमें डाल दो, तो VD क्या हो गया बच्चों,
u1 प्लस में a टाउ 1 वेक्टर 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 प्लस में u2 प्लस में a टाउ 2 विच इज वेक्टर एंड सो ऑन un प्लस में a टाउ n डिवाइड बाय n। ठीक है, अब u वाली टर्म्स को अलग कर लो, अपॉन में n ले लो, सिंपल मैथ है। vd क्या होगा, u1 प्लस में u2 अप टू un डिवाइड बाय n। याद आ रहा है, अभी 2 मिनट पहले बताया था थर्मल होता है ये, ठीक है, थर्मल। एरो को देख लेना, ठीक है, जल्दी जल्दी में ऐसे ही लगेगा। a कॉमन आ गया, वेक्टर लगा दिया, इसके ऊपर n आ गया। ये तो 0 होती है ना, इसको बोलते हैं एवरेज। तो vd कितना आ गया बच्चों, u एवरेज प्लस में a, इसको बोलते हैं टाउ एवरेज। टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबका एवरेज हो गया। ये 0 होती है बच्चों, तो vd कितना हो गया, a टाउ एवरेज। अब अपना जो रिजल्ट है वो ये है, ये रिजल्ट अलग है। अब एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, देखो मैं निकालनी सिखा देता हूं, वैसे मैंने इसके अंदर शॉर्ट्स डाले हुए हैं तो फिर भी मैं तुम्हें सिखा देता हूं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई, फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ, मास इंटू एक्सेलरेशन QE, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना आ गया, QE बाय m, ये एक्सेलरेशन होता है। इसको यहां पुट कर दो, क्लियर है, आंसर क्या आ गया, vd इज इक्वल्स टू, वेक्टर में है ना, तो वेक्टर में यहां पे q की जगह क्या आएगा, माइनस ई आएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लस से माइनस जाता है, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस आता है, ठीक है। माइनस का ई टाउ बाय m वेक्टर, ये आपका आंसर आ गया। यहां मैंने माइनस नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक मैग्नीट्यूड फॉर्म है, आप इसका मोड ले सकते हो। vd कितना आ गया, ई टाउ बाय m, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बातें, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर अगले डेरिवेशन की तरफ, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हेडिंग डाल लो, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये नोट करते रहना इसको, ठीक है। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें पता है करंट क्या होता है, Q बाई टी होता है। एक कंडक्टर बनाऊंगा, ये एक कंडक्टर है, यहां से करंट जाएगा I, ये कंडक्टर की लेंथ है बच्चों L, कंडक्टर की लेंथ ली है मैंने L। अब इस कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज होगा, भाई इसका जितना वॉल्यूम होगा, क्वांटाइजेशन के हिसाब से इसको इक्वेशन 1 मान लो, एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, एनी फ्लो कर रहा है, कितनी लेंथ है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना होगा। जैसे खीरे को आप काटते हो, सिलेंडर के क्या निकलते हैं, डिस्क निकलते हैं ना, तो कितने डिस्क होंगे इसके, खूब डिस्क होंगे, जितना एरिया होगा। तो एरिया इंटू लेंथ, जितना लंबा आपका खीरा होगा उतने लंबे आपके डिस्क कटेंगे, तो जितना लंबा कंडक्टर होगा उतना चार्ज क्रॉस सेक्शन में से क्रॉस करेगा, ठीक है। NeAl, टाइम कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन तो बच्चों यहां से आ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ जा रहा है। इसमें वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम कितना हो गया, L बाई vd, इक्वेशन 1 है, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, पुट 2 and 3 in 1, पुट 2 and 3 in 1, I कितना आ गया, NeAl, ठीक है, T की जगह L, नीचे आया vd,
अब ये छलांग मार के ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया बच्चों, NEAL, L बटे VD, L से L मर गया, I कितना हो गया, NEAVD। लो बच्चों फटाफट इसको टेप लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की -19, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फटाफट नोट करो इसको जल्दी से। कर लिया? ओके, अगला हेडिंग डाल लो, अगला टॉपिक करेंगे, फटाफट नोट करो इसको, ओम्स लो, हेडिंग डाल लो ओम्स लो। ओम्स लो, ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे मैंने बैटरी लगाई, यहां से चलेगा करंट। ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, V इक्वल्स टू IR होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है R क्या होता है, V बाई I होता है, R का नाम क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। SI यूनिट क्या होते हैं, ओम होते हैं, ओम। सिंबल कैसा होता है, ब्रेकर जैसा होता है। ब्रेकर का काम क्या होता है, मोशन को रोकना। आप रोड पे जाते हो, मोशन को रोकता है, तो यहां पे किसका मोशन रुक रहा है, यहां रुक रहा है इलेक्ट्रॉन का मोशन। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी of a conductor, it is the property of conductor which opposes the flow of electron। it is the property of a conductor which opposes the flow of electron। समझ में आ गया? cause क्या होता है, रीजन क्या होता है, रीजन होता है इसका कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रैंडम डायरेक्शन। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऐसे 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 नाचता हुआ ड्रिफ्ट करता हुआ जाता है, तो इतने ज्यादा कोलिजन करते हैं कि कंडक्टर गर्म हो जाता है, हीट पैदा होती है। कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रैंडम डायरेक्शन, ठीक है, किसके साथ, with the atoms or ions of the conductor, with atoms or ions of conductor। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बच्चों? अब करेंगे VI ग्राफ क्या होता है, VI ग्राफ। ये V है बच्चों, ये I है, ये स्ट्रेट लाइन है, OA इसका नाम है, इसको हम बोलते हैं स्लोप। स्लोप क्या बताता है, स्लोप हमें रेजिस्टेंस बताता है। अगर ये एंगल थीटा ले लूं तो यहां पे tan थीटा निकाल लो, किसके इक्वल आएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये V के इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। V बाई I क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे tan थीटा आपको क्या दे रहा है बच्चों, tan थीटा रेजिस्टेंस दे रहा है। जितना एंगल बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। समझ में आ गया, क्लियर है? मान लो मैं आपको एक ग्राफ देता हूं क्वेश्चन की फॉर्म में, ये V है, ये I है, एक ये है और एक ये है, A B, विच वन हैज द हायर रेजिस्टेंस। याद रखना है V ऊपर है, I नीचे है, इसका उल्टा भी हो जाता है। तो यहां पे फिलहाल जो है रेजिस्टेंस ऑफ B इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ A।
क्लियर है यहां तक? नोट करो इसको। इसका अपोजिट केस देखो, उल्टा केस देखो इसका। मान लो मैं एक्सिस को चेंज कर देता हूं, यहां आई यहां वी, अब मैंने बना दिया स्लोप। अब देखो बच्चों यहां पे अगर मैं थीटा लेता हूं तो tan थीटा क्या होगा? अब की बार परपेंडिकुलर कौन है? करंट है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो गया? 1/r। आई बाई वी क्या होगा? 1/r होगा ना। तो यहां पे tan थीटा इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस। जितना एंगल ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। तो अगर मैं यहां पे अब चेंज कर दूं, चलो मैं इसको बना रहने देता हूं, कंपैरिजन हो जाएगा। यहां आई किया, यहां वी किया, ये ऐसे बना दो इसको, ये ए ये बी। तो यहां पे रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। कंफ्यूज नहीं होना, समझ में आ गया? कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना दिमाग में। क्लियर है? ये देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है? ओम्स लॉ को ओबे करता है। स्ट्रेट लाइन ना हो तो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। क्लियर हो गया? उसको बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। ठीक है, नॉन ओमिक डिवाइसेस। मान लो अभी हम ग्राफ बनाते हैं पहले। मान लो आपको ग्राफ ऐसे दे दिया, इस तरह से या इस तरह से, ठीक है? इस तरह से ग्राफ बने हो ना, ये होते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर्स। दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। ठीक है, दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। क्लियर हो गया? दीज आर नॉन लीनियर डिवाइसेस, नॉन ओमिक, ऐसे कह दो आप, नॉन ओमिक डिवाइसेस। एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये मोबाइल फोन जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ठीक है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एटसेट्रा। क्लियर हो गया? ट्रांजिस्टर हो गया, वैक्यूम ट्यूब्स होगी, बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको अच्छे से? क्लियर है? चले आगे, छोटा सा टॉपिक और करेंगे आज के लिए, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ का डिडक्शन, जैसे हमें पता है आई की वैल्यू क्या होती है? NEAVD होती है। समझ में आ गया? VD की वैल्यू क्या होती है? EE टाउ बाय M होती है। इसको पुट कर दो तो I की वैल्यू क्या हो गई? NEA। इसको पुट करो, EE टाउ बाय M। मैंने ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दी। मुझे ना यहाँ पे V/I बनाना है। क्या बनाना है? V/I बनाना है। तो यहाँ पे V/I कैसे बनेगा? पहले इसको लिख लो, NE का स्क्वायर हो गया, A हो गया, E हो गया, टाउ बाय M हो गया। अब आपको याद है एक फॉर्मूला, वेद फॉर्मूला, E इक्वल्स टू या V इक्वल्स टू E इंटू D। आपने ये फॉर्मूला कभी पढ़ा हो, E इंटू L कर लेते हैं। ये यहां से आएगा बच्चों, -dV/dr से। ठीक है, वेद फॉर्मूला कह लो या कुछ भी कह लो, ये कैपेसिटर में यूज किया मैंने, अगर आपने मेरे शॉर्ट्स देखे हो तो। V इज इक्वल टू E इंटू L। तो यहां पे पुट कर रहा हूं, पुट E इक्वल्स टू V डिवाइड बाई L। पुट कर दो, क्या आ गया? I इक्वल्स टू NE स्क्वायर A V बाई L टाउ M। अब यहां पे V/I बनाना है, V/I, I को नीचे ले आओ, V/I इक्वल टू ML बटे NE स्क्वायर A टाउ। V/I क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है बच्चों। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई? ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ। ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। ये फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। These are the factors on which resistance depends। देखो आपने पढ़ा होगा 10th के अंदर, resistance is directly proportional to length, resistance is inversely proportional to area। ये देखो L है, ये एरिया है। समझ में आ गया? इजी लग रहा है? ओके बच्चों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है,
अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 बनाऊंगा बहुत जल्दी, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके फर्दर पोर्शन, करंट डेंसिटी क्या होता है, ठीक है, इसके बचे हुए डेरिवेशंस उसमें कंप्लीट करेंगे हम लोग। समझ में आ गया बच्चों? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।